तो आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपस में एंगल हो 90 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। प्लेन में उनकी तादाद 2 होती है, स्पेस में उनकी तादाद 3 होती है, 2 से कम नहीं होती और 3 से ज़्यादा नहीं होती। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलावा कंपोनेंट्स चाहे जितने मर्जी आप बना लें, इन्फिनिटी कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले इसके लिए एक वेक्टर को गिरफ्तार करते हैं। ये है एक प्लेन, आप जिसे कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। ये है एक वेक्टर ए जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ओ से और पहुंच रहा है, एंड हो रहा है पॉइंट पी पे। ओ पे इसकी टेल है और पी पे इसका हेड है। तो ये वेक्टर ए की रिप्रेजेंटेशन हो। हमने बनाने हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यकीनन प्लेन में है, कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट का नाम होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट का नाम होगा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट यकीनन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई कंपोनेंट यकीनन अलोंग। लेकिन हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिनका पुराना नाम, बचपन वाला नाम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी है। तो आसानी हो गई, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो एक परपेंडिकुलर आपको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो ओ से लेके एम तक लाइन बनी जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, यही इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि वाई कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा। यकीनन हमें एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ भेजना होगा। जैसे ये वाई एक्सिस को पॉइंट एन पे इंटरसेक्ट करता है, तो ओ से एन तक यकीनन ये अलोंग वाई एक्सिस, इसका नाम ए वाई होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जाना कि ए एक्स इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, ए वाई इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। ये दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जो मुकम्मल खुद भी वेक्टर्स होते हैं। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, इनके पास डायरेक्शन भी होती है। लेकिन इन दोनों के साथ अब स्पेसिफिक ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ही होगी और इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ही होगी, और ये हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहला सकते, ये दावा नहीं कर सकते रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होने का। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से हटूंगा और इसी डायग्राम को हेड टू टेल रूल से ड्रॉ करूंगा। आई होप बच्चों के जहन में हेड टू टेल रूल होगा। मैं फिर से उसे रिकॉल करता हूं। पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, फिर उसके हेड पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। दूसरा वेक्टर ये वाला ब्लैक वेक्टर है, मैं आमतौर पे इसे काले मुंह वाला भी कह देता हूँ। तो ये रेड वेक्टर, ये ब्लैक वेक्टर, ठीक। ये फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल, और अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ब्लू वाला। ये पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। इट मीन्स नाउ अगर मैं इस डायग्राम को रीडिजाइन करूं तो दिस ए वुड सर्व एज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। यू गॉट दैट पॉइंट? आए इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। पहले रेड वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है,
पूरे इज्जत व एहतराम के साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओ से एम तक। अब इस वेक्टर ए वाई को कान से पकड़ के यहाँ पे ले आए, ऐसे कान से पकड़ो के यहाँ पे ले आए। ये वेक्टर ए वाई यहाँ पे रिड्रॉ होगा। जी अब किसकी बारी है? यस, रिजल्टेंट की, जो कहाँ से शुरू होगा? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। This blue vector A is resultant of AX and AY, making an angle theta with X axis। यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बच्चों? बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं तो भाई मुश्किल चीज़ें नहीं पढ़ाता, आसान आसान चीज़ें पढ़ाता। इन तीनों ने मिल के क्या किया? कुछ किया। इनसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। इन तीनों ने मिलके क्या बना दी भाई? राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी ब्रांच है। इन तीनों साइडों के नाम होते हैं, नाम जान के जी। जी आप इसे बेस कह रहे हैं, इसे परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इसे हाइपोटेनस कह रहे हैं। इज इट सो? क्या पहचान है? सबसे पहले पहचान जानिए हाइपोटेनस की। याद रखें हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट हो। 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? चाहे ट्रायंगल कैसे भी पड़ी, उल्टी सीधी वैसे भी। परपेंडिकुलर की पहचान क्या है? वो हमेशा थीटा के सामने। राइट इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर। रह गया बेस। क्या होगी बेस की पहचान? यस, ऐसी लाइन जिसके ऊपर 90 और थीटा दोनों एंगल एग्जिस्ट कर रहे हो उसे हम बेस कहते हैं। तो ये तीनों पहचानेंगे। अब हमारा मिशन है इसमें से, लेट से हम सपोज करते हैं कि हमें ये वेक्टर ए गिवन है और हमें थीटा भी गिवन है। हमें वेक्टर ए एक्स यानी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, वेक्टर ए वाई यानी वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो पहली हेडिंग, पहली ट्रायल, हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हेडिंग बनती है जी एक्स कंपोनेंट। यस, ए एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हम तलाश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को रिफर करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है जी? OMP। तीन रेशोज जो हमारे टीचर्स ने हमें याद करवाई थी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, याद आया? तो उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर। ये तीनों कॉन्सेप्ट आज इस्तेमाल होने हैं। खुशकिस्मती से बारी सबसे पहले किसकी है? कॉस थीटा की, जो कि होता है बेस ओवर hypotenuse in this triangle OM is base, OP is hypotenuse। अब हम OM को AX से रिप्लेस, तो जी OM is replaced by AX और OP is replaced by A। Excuse me sir, I have a question। जो हमने cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स और ए लिखा है, ए तो हमारे पास वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर है, और वेक्टर की पहचान ये है कि उसके ऊपर एरो आता है, तो इसके ऊपर हमने एरो हेड लगाया ही नहीं। जी तो क्वेश्चन है कि हमने इस रेशियो में, ये लफ्ज़ ठीक है, पहले तो ये सोचें कि कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा ये सब रेशियोज हैं। यस, ये रेशियोज हैं। तो हमने इस रेशियो में वेक्टर साइन क्यों नहीं लगाया?
तो प्लीज कॉपी पेंसिल रेडी होनी चाहिए, नोट करें। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स अलजेब्रा में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। हो सकता है व्यूवर्स आप जानना चाहें कि हम वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, बताएं नॉर्थ को साउथ से अगर डिवाइड करें तो कौन सी डायरेक्शन होगी, या हम ईस्ट को वेस्ट से डिवाइड कर दें तो कौन सी डायरेक्शन होगी। यही वजह है मेरे बच्चों कि वेक्टर वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शंस की डिवीजन पॉसिबल नहीं। तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का, राइट, इसीलिए यहाँ पे भी उसके ऊपर एरो नहीं, राइट। और अच्छा, फिर सवाल आया है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन का तो ऑलरेडी पता है। क्या पता है? वो अलोंग एक्स एक्सिस है। सर वेक्टर के कंपोनेंट्स भी वेक्टर होते हैं, तो हमने ए रिजल्टेंट वेक्टर से दो कंपोनेंट्स बनाए, एक ए एक्स है और एक ए वाई है, तो हमने इनके ऊपर भी एरो शो नहीं किया। जी बिल्कुल, इनको एरो शो किए जा सकते हैं, यहाँ डायग्राम में शो किए जा सकते हैं, लेकिन जो ही आप उन्हें रेशो में यूज़ करेंगे तो फिर ये आप एरो साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होंगे, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड। उस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके बेहतर हैं, लेकिन प्रिफरेबल आसान तरीका जो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है, राइट। आगे बढ़े। लो जी, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? ये ए इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो हम जो फाइंड करना चाहते थे वो फाइंड हो जाए। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, राइट। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें परपेंडिकुलर एम पी है, और हाइपोटेनस ओ पी है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ओ एम में बी रिप्लेस्ड बाय ए वाई, अब अगेन वही स्टेप, ये ए इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो, यानी इसको ऐसे या ऐसे दोनों शक्लों में लिखा जा सकता। जी दोनों इक्वेशंस हमारी क्लियर होगी। अब हमने एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, बच्चे जानते हैं इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और आज एक और चीज ऐड कर दूं कि अगर आप प्लेन में हैं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक शरारती छोटू वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को शो कौन करता है? यूनिट वेक्टर, और उसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर आई। ये सिर्फ किसको शो करता है? ऑल वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। और एक छोटू सा वेक्टर वाई एक्सिस के लिए भी, इसका नाम होगा यूनिट वेक्टर जे। अगर आप वाई एक्सिस वाली चीज़ों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यूनिट वेक्टर जे इस्तेमाल होगा। क्या आपका जहन काम करता है कि जी एक्सिस वाले वेक्टर्स की डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर शो करेगा? आई जे के बाद के। तो जी एक्सिस अगर कहीं पे इस्तेमाल हो तो उनके लिए यूनिट वेक्टर के इस्तेमाल हो। भाई अब तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्लास 10 में हम ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते रहे जिनमें हमारे पास किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बेस और परपेंडिकुलर मौजूद होता था,
हम हाइपोटेनस और एंगल निकालते थे, यानी टोटल 4 चीज़ों में से कोई 2 गिवन होती थी और बाकी 2 हम फाइंड करते थे, या कोई 2 गिवन होती थी और बाकी 6 की 6 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते होते थे, राइट। तो यहाँ पे अब हम सपोज करते हैं, लेट्स से कि रिवर्स प्रोसेस आ ए एक्स गिवन है, ए वाई भी गिवन है, हमें इन दोनों की मदद से वेक्टर और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को फाइंड करना। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल को रेफर करेंगे आप। भाई अगर बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो एक मशहूर साइंटिस्ट का नाम आपके जहन में आ जाना है। यस, ओके, यस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आइए रिप्लेस करते हैं जी, हमारे पास हाइपोटेनस ए खुद है, मैंने अब डायरेक्ट उनको चेंज कर दिया। बेस ए एक्स है, परपेंडिकुलर ए वाई है, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए लगाया जा सकता है, नो इश्यूज, राइट। यहां पे क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो वेक्टर की, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं। तो मैग्नीट्यूड is mostly taken as positive. Magnitude is a positive number and a unit if necessary, right? Magnitude is never negative. A magnitude is never negative. इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया। तो अगेन हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को रिफर करेंगे। तो याद है हमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन हम tan थीटा में नहीं, थीटा में इंटरेस्टेड हैं। yes. कुछ ऐसी चीजें जो हमारे इन कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा ब्रिलियंट कर देंगी, वो यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी हो। बहुत तवज्जो से आपने सुनी है, कॉपी पेंसिल रेडी होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट, नीट, जी, एमडी कैट, ई कैट में आपके काम आ सकते हैं। जी, इफ अ वेक्टर is along x-axis, its y component is 0. नोट करें फिर बताता हूं। Yes, if a vector is along y-axis, its x component is 0. पहले सोचना पड़ेगा सर क्या कह रहे हैं। आए पहले फर्स्ट पॉइंट को इलेबोरेट करते। भाई जो वेक्टर इस तरफ होगा, हमें बचपन से पता है कि इस तरफ एंगल 0 डिग्री होता है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। तो जो वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा उसका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अब एक्स कंपोनेंट में क्या यूज होता है? कॉस थीटा। अब हमें समझना पड़ेगा
कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है और sin 0 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले, तो बच्चों ने फौरन कैलकुलेटर से चेक किया कि cos 0 तो 1 होता है, और 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा। इसका मतलब है एक और जुमला क्या क्रिएट हो गया, एक और सेंटेंस क्रिएट हो गया। क्या? इफ अ वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस it is itself its x component, it is itself its x component and its y component is 0। क्योंकि कैलकुलेटर, अंकल कैलकुलेटर से पूछना पड़ेगा कि साइन 0 का आंसर भी 0 होता है। तो आई होप कि पहला पॉइंट आपका बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आई। और जब मैं ये पॉइंट समझा लेता हूं तो बच्चे कहते हैं सर दूसरा पॉइंट हमें खुद ही समझ आ गया कि थीटा जब 90 होगा तो मामला उलट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी पूछ के देख लें कि थीटा 90 पे कॉज और साइन का बिहेवियर एक दूसरे के उलट है, इनकी आपस में लड़ाई है मेरा ख्याल है कोई। कैलकुलेटर चाचा ने कहा कॉस 90 होता है 0, तो एक्स कंपोनेंट भी हो गया 0। लेकिन साइन को 90 से बड़ी मोहब्बत है। साइन 90 का आंसर क्या होता है 1। भाई 0 पे एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम, 90 पे वाई कंपोनेंट मैक्सिमम। अच्छा ये जुमला नोट कर लिया कि इफ अ वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस इट्स एक्स कंपोनेंट इज 0 एंड वाई कंपोनेंट इज मैक्सिमम। ये जुमला नहीं, वाई कंपोनेंट मैक्सिमम वाला जुमला नहीं ऐड किया। और इसी तरह इसमें थीटा इज 0 या अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम वाला जुमला ऐड नहीं किया। ये सेंटेंस ऐड करें। अब मैं चाहता हूं आप अपने आईक्यू को यूज करें, ओ लेवल वाले आईक्यू को यूज करके बताएं कि किस एंगल पे इन दोनों भाइयों का कद बराबर हो जाएगा। 45, 0 और 90 के एंड सेंटर में क्या होता है 45। तो 45 वो एंगल है जहां पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यूज, डायरेक्शन नहीं बोली मैंने, मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। भाई मेरे जहन में एमसीक्यूज की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन घड़ी की टिक टिक कह रही है कि सर नवीद साहब का लेक्चर शुरू हो रहा है, मेहरबानी फरमाएं दूसरी क्लास में जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 45 जहां पे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्या आप वजह जानते हैं? वजह यह है कि 45 एंगल पे साइन 45 और कॉस 45 का आंसर सेम होता है। चेक इट। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, यहीं से इंशाल्लाह कल आगाज करेंगे।